बच्चों जैसे कि हमें पता है नीट यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। बच्चों साथ में एनटीए ने एक 150 पेज का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया है। उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर उन पॉइंट्स पे हम ध्यान नहीं दे रहे तो हमारा फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो सकता है। दोस्तों गंगा ट्यूटोरियल पे आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कराए जाते हैं नीट यूजी 2025 के लिए, तो एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। अभी हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेन पॉइंट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के, जैसे कि तो बेसिक पॉइंट है जिसके बारे में आप सब लोगों को पता है कि जो एप्लीकेशन है वो 7 फेब से स्टार्ट होकर 7 मार्च तक चलने वाले हैं। ये फी स्ट्रक्चर आपको पता है। जनरल EWS OBC के लिए 1600 है, SC ST PWD के लिए 1000 फी है। 4 मई 2025 को एक ही शिफ्ट में और पेन एंड पेपर मोड एग्जामिनेशन होनी है जिसकी टाइमिंग 2 से 5 है। पेपर पैटर्न भी आपको पता होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे 45 और बायो के केस में आएंगे 90 क्वेश्चन। बायो के केस में 90 क्वेश्चन, तो टोटल 180 क्वेश्चंस आएंगे जिनकी टाइमिंग होगी 180 मिनट। यानी पहले वाला जो सिस्टम था ऑप्शनल वाला, अब की बार ऑप्शनल वाला नहीं रहेगा। फिजिक्स 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन, बायोलॉजी 90 क्वेश्चन, 45 फ्रॉम बॉटनी, 45 फ्रॉम जियोलॉजी, राइट। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता है। अब हम आते हैं और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर जिन पे हमें अच्छे से ध्यान देना है अपने डिस्क्वालिफिकेशन को अवॉइड करने के लिए। पहली बात तो बच्चों, आप फॉर्म फिल करते हुए अपना स्वयं का, अपना खुद का या अपने पेरेंट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इस्तेमाल करेंगे। अपने पेरेंट की ईमेल या गार्जियन की ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना भी साथ में कंपलसरी है। एनटीए ने कहा है कि वो आपका स्कोर कार्ड आपकी ईमेल आईडी के साथ साथ आपके पेरेंट की ईमेल आईडी पे भी भेजेंगे। ये मोबाइल नंबर जो आप यूज करेंगे अपना स्वयं का या अपने पेरेंट का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए, ये आधार लिंक्ड होना चाहिए। इस पे ओटीपी आएगा। 2 ओटीपी आएंगे। एक ओटीपी आएगा रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग पे और दूसरा ओटीपी आएगा फ़ी की टाइमिंग पे जब आप फ़ी डिपॉजिट कराएंगे। जब आप फ़ी डिपॉजिट कराएंगे तो फ़ी वाला ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे नहीं आएगा, आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि आप एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन मैं आपको यही दूंगा कि वैसे तो फॉर्म आप खुद से भी भर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रैक्टिकली जब आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करोगे तो उसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के, पासपोर्ट साइज फोटो के, सिग्नेचर के, फिंगरप्रिंट्स के, इमेज का जो साइज है वो अलग अलग है। तो आप इस प्रकार से इमेज को कन्वर्ट करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ी हैक्टिक हो सकती है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन सब झंझट से बचने के लिए आप सीधा किसी साइबर कैफ़े जाओ जहां पे नीट के फॉर्म भरे जाते हैं। तो किसी साइबर कैफ़े से आप अपना फॉर्म फिलअप कराओ, उसके पास बैठ के अपनी इंफॉर्मेशन को ढंग से चेक करते हुए, ठीक है। हाँ, आप स्वयं भी, आप खुद भी भर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने कहा आप खुद भरेंगे गलती होने के चांस ज़्यादा है। साइबर कैफ़े वाले भरेंगे गलती होने के चांस नहीं है या बहुत कम है, क्योंकि वो डेली इतने सारे फॉर्म भरते हैं तो उनको सब चीज़ें, सब फॉर्मेट याद हो चुके होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए साइबर कैफ़े पे आप जाइए। लेकिन साइबर कैफ़े पे जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को ढंग से बताना है। और मैं यही कहूँगा कि सारे इन्फॉर्मेशन को आप एक A4 साइज पेज पे लिख लें जिसमें आपके नेम की स्पेलिंग, मदर फादर नेम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है वो सारा इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से A4 साइज पेज पे लिख लें और फिर आप साइबर कैफ़े वाले को बताएं, अच्छे से इन्फॉर्मेशन को चेक करें, फिर ही आप सबमिट प्रेस करें, ठीक है। ओके, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखना है। साथ में आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड भी आपको याद रखना है। कभी भी आप लॉगिन करके अपने अकाउंट को देखना चाहें एनटीए के साथ तो आप अपने पास
पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर की हेल्प से लॉगिन करके पोर्टल पे आप अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटो से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पासपोर्ट साइज फोटो कलरफुल होना चाहिए। इसमें फोटो का 80% स्पेस आपके फेस द्वारा ऑक्युपाई होना चाहिए और फोटो की बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए। मास्क नहीं होना चाहिए, स्पेक्ट नहीं होने चाहिए, यानी आपका फोटो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और इस फोटो की एटलीस्ट 8 से 10 कॉपी बना लेना, क्योंकि यही फोटो आपके रोल नंबर एडमिट कार्ड पे यूज होगा। यही फोटो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में, यही फोटो आगे एडमिशन प्रोसेस में भी यूज हो सकते हैं या किसी फर्दर किसी दूसरी आइडेंटिफिकेशन में, एग्जामिनेशन हॉल में भी ये फोटो यूज होंगे। इसका मतलब अब हम जो पासपोर्ट साइज फोटो बनवाएंगे वो पासपोर्ट साइज फोटो एक नहीं बनवाएंगे, 10 बनवाएंगे और उनको संभाल के रखेंगे जब तक हमारा एडमिशन नहीं हो जाता तब तक के लिए। फोटो जो है आपका वो बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए। 1 जनवरी 2025 के बाद का फोटो होना चाहिए। सबसे बेहतरीन तो यही है कि जिस दिन आप फॉर्म फिल करने जाते हो उसी दिन फोटो भी बनवा लो। सिग्नेचर, फिंगरप्रिंट, ये सब चीज़ें भी जो साइबर कैफ़े है वो आपके लिए मैनेज कर देगा। उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो सिग्नेचर का आपको JPG, JPEG, PDF फॉर्मेट में सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट ये सब चीज़ें आपको फिल करनी है। सारे सर्टिफिकेट ये भी JPG फॉर्मेट, JPEG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट में आपको चाहिएंगे। तो ये सारी चीज़ें कौन क्रिएट करके आपको दे देगा? साइबर कैफ़े वाले खुद ही दे देंगे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि किसी साइबर कैफ़े से आप फॉर्म फिलअप कराओ, बट अपनी इंफॉर्मेशन को ध्यान से चेक करते हुए चलो। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, जिसके 3 स्टेप होते हैं, और लास्ट में आपका जो कंफर्मेशन पेज डेवलप हो जाता है, ये कंफर्मेशन पेज एक्चुअली आपका जो फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनरेट हो जाता है। तो आपका फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि कंफर्मेशन पेज आपको अपने साथ रखना है संभाल के। ये कंफर्मेशन पेज भी आगे आपके काम आएगा। इसी प्रकार से आपकी जो स्कैन OMR सीट है, आपका जो स्कोर कार्ड है, ये सब चीज़ें आपको NTA ईमेल पे प्रोवाइड करेगा और आप ये सब चीज़ें डिजी लॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हो। यानी कंफर्मेशन पेज आपको सेंड कर दिया जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और इसकी हार्ड कॉपी को संभाल के रखेंगे। कंफर्मेशन पेज की हार्ड कॉपी को, स्कैन OMR, आपका स्कोर कार्ड, ये सब एग्जामिनेशन के बाद की चीज़ें हैं जो आपकी ईमेल आईडी या डिजी लॉकर पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, इनको हमें सेफ रखना है। NTA ने साफ साफ लिखा है कि अक्टूबर 2025 के बाद आपका जो भी डाटा है NTA के पास वो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये सारे डाटा जैसे जैसे आपको मिलते जाते हैं, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, कंफर्मेशन पेज, ये आपको संभाल के रखने हैं आगे तक, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है एडमिशन प्रोसेस में और काउंसलिंग प्रोसेस में। ओके, एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हो तो ज़रूरी नहीं है एक ही बार में आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जहाँ तक आपका फिल हुआ ठीक है, लॉग आउट करके चले गए, अगले दिन आके वहाँ से रीस्टार्ट कर लिया। लेकिन एक बार कंफर्मेशन पेज जनरेट हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कंफर्मेशन पेज जनरेट होने से पहले आप अपने इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। इवन देन जब एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो फिनिश हो जाएगी, यानी 7 मार्च के बाद आपको करेक्शन विंडो का ऑप्शन भी दिया जाएगा, बट कोशिश करो कि आपको करेक्शन विंडो का इस्तेमाल करना ही ना पड़े। अब किन कोर्सेज के लिए नीट एग्जामिनेशन हो रहा है अब की बार? पहले की तरह MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BSMS, SMS सीधा मेडिसिन के लिए होता है, BUMS यूनानी मेडिसिन के लिए होता है, BVSC जिसे एनिमल हस्बेंड्री या वेटनरी डॉक्टर कहते हैं, BSc नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम में भी नीट का स्कोर इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए 4 ईयर प्रोग्राम होता है उसका अलग से MNS के लिए अलग से टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट के लिए नीट एक क्वालिफाई क्राइटेरिया है। यानी अगर आप MNS एग्ज़ाम देना चाहते हो, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्ज़ाम देना चाहते हो, उसके लिए आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए।
राइट। तो ये कोर्सेज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बात आती है। कई बार ऐसा होता है कि एक जो क्वेश्चन है उसके 2 आंसर सही हो गए। अगर एक क्वेश्चन के 2 आंसर सही हैं, यानी मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट, तो उस क्वेश्चन के मार्क्स उन कैंडिडेट को दिए जाएंगे जिन्होंने उन दोनों में से किसी भी एक आंसर पे टिक किया था, किसी भी एक ऑप्शन पे टिक किया था। यानी अगर 2 ऑप्शन करेक्ट है तो जिन स्टूडेंट ने उन 2 ऑप्शन में से किसी पे भी टिक किया है उसको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, यानी 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि क्वेश्चन के सारे ऑप्शन ही सही हैं, उस केस में जिन लोगों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है सबको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि क्वेश्चन ही गलत है तो इसे बोनस कंसीडर करके सब बच्चों को मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, चाहे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी किया है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। इस वाले केस में सबको मार्क्स दिए जाएंगे। 13 लैंग्वेज में ये पेपर होगा जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, असमीज, तो कई सारी लैंग्वेज इसमें हैं। अब पेपर जो है वो इंग्लिश वाले कैंडिडेट के लिए सिर्फ इंग्लिश में पेपर अवेलेबल होगा। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ना होता है और कुछ क्वेश्चन अपना रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना होता है। तो ऐसे केस में आप अपने रीजनल लैंग्वेज को सेलेक्ट करें। जैसे कि जिस स्टूडेंट को हिंदी में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है तो वो हिंदी मीडियम फिल करेगा, लेकिन उसका पेपर सिर्फ हिंदी में नहीं आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। इसी प्रकार से किसी का रीजनल लैंग्वेज गुजराती है तो जैसे वो गुजराती मीडियम सेलेक्ट करेगा तो उसका पेपर गुजराती और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि रीजनल लैंग्वेज वाले कैंडिडेट कई बार दुविधा में होते हैं कि वो इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे तो पूरा इंग्लिश उनको अच्छे से आता नहीं है, रीजनल लैंग्वेज में करेंगे तो रीजनल लैंग्वेज में तो साइंस वैसे ही कठिन हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपसे इंग्लिश ढंग से नहीं बन पा रही तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज को सेलेक्ट करो। उस केस में आपका पेपर 2 मीडियम में आएगा। आपकी बुकलेट में एक साइड में इंग्लिश होगा, एक साइड में आपका रीजनल लैंग्वेज यानी हिंदी, गुजराती, असमीज जो भी है। इस ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर रीजनल लैंग्वेज में क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो बच्चा उसे इंग्लिश लैंग्वेज में समझ सकता है। और ये लैंग्वेज के मीडियम सेलेक्ट करने का आगे एडमिशन से, काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट आपके कंफर्ट के लिए है। ओके, तो मेरे ख्याल से बात समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर का चॉइस आपके परमानेंट और आपका जो करंट एड्रेस है उसके बेसिस पे आपको सेंटर चॉइस फिल करनी है। ऐसे नहीं है कि आपका करंट एड्रेस हरियाणा का है, आप प्रेजेंटली भी हरियाणा, परमानेंट एड्रेस भी हरियाणा का है और आप गुजरात का सेंटर भर रहे हैं। ऐसे दूर दराज के सेंटर हमें नहीं भरने हैं, क्योंकि नीट यूजी 2024 लीक में ऐसा पैटर्न देखा गया था कि बच्चों ने बहुत दूर दूर के सेंटर अप्लाई किए थे। हालांकि वो दूर के सेंटर से ना तो उनका कोई परमानेंट एड्रेस से लेना था, ना ही उनका कोई प्रेजेंट एड्रेस से कोई लेना देना था, ध्यान रखेंगे। और जैसे कि हमें पता है एज मिनिमम 17 ईयर है, अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। और यानी हम कह सकते हैं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 13/12/28 से पहले का होना चाहिए, यानी 31 दिसंबर 2008, 31 दिसंबर 2008 से पहले की डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट पे लिखी होनी चाहिए। उसके बाद हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। जो स्टूडेंट 2025 में 12th क्लास में अपीयर हो रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश के साथ, वो एलिजिबल हैं। जो स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश के साथ 12th क्लास पास कर चुके हैं प्लस उनके 50% मार्क्स हैं एग्रीगेट मिनिमम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर या बायोटेक्नोलॉजी, बायो की जगह। समझेंगे बात को ध्यान से। 2 कंडीशन है, 12th पास होना चाहिए,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश में इंडिविजुअली, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में। और जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के 50% से ज्यादा होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश का एग्रीगेट 50% नहीं, नो 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 नो, ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एग्रीगेट 50% से ज्यादा होना चाहिए इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी एंड ईवीएस कैटेगरी, राइट। और इंडिविजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश में पास होने चाहिए। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। मैथ एडिशनल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, साथ में मैथमेटिक्स एडिशनल है, ओके, नो प्रॉब्लम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, लेकिन 12th में साथ में बायोलॉजी एडिशनल रहा है तो भी ओके है। हालांकि इस बाबत अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, रिव्यू पिटीशन चली हुई है, बट फिलहाल के लिए जिसके पास मैथ एडिशनल है उसको तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अपने पास है, दैट्स इट। दिक्कत यहां पे है थोड़ी सी, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री है, मैथ है, लेकिन बायोलॉजी एडिशनल है, तो फिलहाल के लिए वो भी एलिजिबल हैं। जिन्होंने ओपन स्कूलिंग से, प्राइवेट स्कूलिंग से 12th पास किया है वो एलिजिबल नहीं है नीट 2025 के लिए। और भी इसमें कई सारी एडिशनल क्वालिफिकेशन हैं, जैसे कि पहले प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम हुआ करते, अगर किसी ने प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम पास किया है वो भी एलिजिबल है। फॉरेन ग्रेजुएट भी एलिजिबल्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस कैटेगरी में आ जाएंगे। कुछ दूसरे भी कई टाइप के क्वालिफिकेशंस हैं जो इनके इक्विवेलेंट माने जाते हैं, जैसे आईसीएसई बोर्ड का सर्टिफिकेट, वो भी चल सकता है। तो हमें जो मेनली ज़्यादातर बच्चे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये 3 मेन क्वालिफिकेशन हैं जो आपकी होनी चाहिए। 40% एग्रीगेट मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर चाहिए अगर आप बिलोंग करते हो SC, ST, OBC और PWD कैटेगरी से। आपके एग्जामिनेशन के दौरान वीडियोग्राफी होगी, इसलिए कुछ भी चीटिंग करने की कोशिश मत करना। तो दोस्तों ये थी कुछ इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दी हुई यूजफुल इंफॉर्मेशन। हालांकि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में और भी बहुत कुछ लिखा है। आने वाले वीडियोज में 1 by 1 इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जितना जानकारी दिखा है 1 by 1 अलग अलग वीडियोज के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो कोई भी आपको डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।